हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का प्यारा सा 11th का एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना जरूरी होता है जो कि इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे थ्रू आउट। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का आपके 11th के ग्रेड का फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर जिसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम जैसे 11th में एंटर करते हैं तो सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में, जो कि एकदम बेसिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। तो यहाँ पे ये रहा आपका कंटेंट इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमें लगभग लगभग 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, जैसे कि इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्या है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, उसके पीछे बहुत सारे रीजन मैं बताऊंगा आपको। फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर, मैटर क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बताऊंगा। सारी चीजें पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, अनसर्टेनिटी कुछ मेजरमेंट्स के बारे में, ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ लॉस पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, आप तो ये 10th में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, हम डिटेल में करेंगे फिर भी इसको। ये एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस की डिस्कशन करेंगे। लगभग लगभग 10 पॉइंट है। कुछ मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक। और लास्ट में हम स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, जो कि हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री की अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री जो होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बिल्कुल ये साइंस का ब्रांच। तो बेसिकली हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। केमिस्ट्री को डिफाइन उस तरीके से किया जाता है, बोला जाता है कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। किसकी स्टडी करते हैं हम इसमें बताइए, मैटर की। तो केमिस्ट्री को पढ़ना मतलब पूरा मैटर को पढ़ना है, मैटर समझ लेना है हमें, मैटर पूरा। ठीक है, तो मैटर का क्या मैटर है हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो बिल्कुल, अगर देखो केमिस्ट्री समझना है तो स्टडी करना है मैटर को, तो हमें बेसिकली समझना क्या है, फिर मैटर समझना है। तो मैं थोड़ा सा मैटर का भी आगे डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो केमिस्ट्री क्या है, मैटर को स्टडी करना, वो तो हम थ्रू आउट करेंगे 2 साल में। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये बोल रहा है कि केमिस्ट्री जो है एक सेंट्रल है हमारे डेली लाइफ का, जिसको हम मेडिसिन में बहुत यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत यूज करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं। तो आप डेली लाइफ में इसको कंपेयर करो। मेडिसिन यानी आपको पता है, कहीं पर भी जाओ आप, कोई भी बीमारी हो, जो दवा ली जाती है वो पूरी किससे बनाई जाती है, केमिस्ट्री के रिएक्शन से बनाई जाती है। एग्रीकल्चर में देख लेना, फर्टिलाइजर हुए, आपके जो भी कीटनाशक जो भी होते हैं, सारी दवाइयां जो भी एग्रीकल्चर में यूज की जाती है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, सारे केमिकल्स होते हैं और सारे केमिस्ट्री के मदद से ही बनाए जाते हैं। रही इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री उठा लो आप, किसी भी इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का रोल ना हो ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है। हर इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का रोल होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, प्रोसेसिंग में होता है, मटेरियल साइंस में पूरी केमिस्ट्री यूज होती है। तो अगर इतना इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का तो इसको पढ़ना बनता है, और इसीलिए आपके 11th के कोर्स में केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐड किया गया है। जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया था, देखो जरा एक बार, केमिस्ट्री किसका स्टडी करना है, एक्चुअली में मैटर का स्टडी करना है। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं मैटर का क्या मैटर है। देखो यहाँ पे दे रखा है नेचर ऑफ मैटर, कुछ उसकी डेफिनेशन। अगर मैटर को पढ़ना है तो मैटर समझ लो पहले क्या है, व्हाट इज मैटर। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन दी गई है मैटर की, बोल रहा है कि मैटर तो कुछ भी है, एनीथिंग। बस 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है उसने स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो, स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। सेकेंड थिंग क्या है, उसका मास होना चाहिए। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब, जैसे कि ये बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको कुछ ना कुछ स्पेस लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इस पेन को भी स्पेस लगता है, मुझे खुद को भी स्पेस लग रहा है। हम तीनों चीजें जो है मैटर की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम तीनों स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन मास होना चाहिए, तीनों का मास है, इसका मतलब हम तीनों मैटर है। तो मैटर होने के लिए सिंपल सी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है आपको स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने तो अभी 3 बोल दिए। उसके बाद देखो वाटर, बिल्कुल वाटर को स्पेस चाहिए होता है, मास होता है उसका। शुगर एंड वुड आर सिमिलर एग्जांपल्स। तो इस वजह से मैटर एक बहुत वाइड टर्म बन जाती है ना। बिल्कुल कोई कंडीशन ही नहीं है, 2 ही कंडीशन है, मास होना एंड स्पेस ऑक्युपाई करना। तो लगभग हर चीज ये करती है, इसलिए हम बोल रहे हैं एनीथिंग इज अ मैटर। और केमिस्ट्री क्या है, मैटर का स्टडी करना। तो लगभग हमें हर चीज पढ़ना है केमिस्ट्री में।
ठीक है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली मैटर को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैटर बहुत वाइड रेंज, मतलब वाइड टर्म है बिल्कुल, तो इसको हमें सॉर्ट करना है, हमें उसमें से कुछ ही टर्म्स पढ़नी है, हर चीज पढ़ते नहीं बैठना हमें, तो इसलिए उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है मैटर का, कितने टाइप का, दो। एक तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, जो मैटर्स है उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे उनको अलग अलग रखा जाए, तो आप देखोगे मैटर तीन स्टेट में पाया जाएगा। कुछ मैटर सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपको, देखिए कुछ मैटर्स आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे और कुछ मैटर आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है या आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप बताइए जरा, इन तीनों में से किस स्टेट में ज्यादा मैटर पाया जाता है? ऑब्वियसली किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड में। देख लो ना, आमने सामने देख लो, जहां बैठे हो वहां देख लो, आजू बाजू में 99% चीजें आपको सॉलिड फॉर्म में दिखेगी। अच्छा, जो आप रेस्पिरेशन में मतलब जो गैस का यूज कर रहे, एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, वो गैसेस फॉर्म में है, और कुछ लिक्विड्स हमारे बॉडी में, फ्लूइड्स है, हम पानी पीते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन सॉलिड स्टेट में होता है। तो बेसिकली मैटर कुछ भी है और उसको फिजिकल स्टेट पे क्लासिफाई करेंगे तो वो तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड्स में एंड गैसेस में। ये हम कहां से किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट की बेसिस पे। उसकी और एक क्लासिफिकेशन होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले तो मैं जो इसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और ये गैसियस फॉर्म में भी होता है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? वैसे दिखने में तो डिफरेंस है, लेकिन अगर हम केमिकली देखें या अगर हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो अगर मैं एक चीज से इसको डिफरेंशिएट करूं, जैसे कि मैं बोलूं इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF, बताओ, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल चिपक चिपक के बैठेंगे, बिल्कुल फोर्स ज्यादा होता है उनमें। लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स कम होता है, तभी तो वो स्लाइड करता है, बिल्कुल, है ना। और गैसेस में देखिए, गैस तो बिल्कुल ट्रैवल करते हैं, यहां से वहां भागती है, क्योंकि उनके दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या होता है? वीक होता है। तो सबसे पहली चीज हम इसमें बताने जा रहे हैं कि सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में क्या होता है? मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट का मतलब ये हुआ कि सॉलिड से कम और गैसेस से थोड़ा सा ज्यादा। गैसेस में तो बिल्कुल इंटरेक्शंस क्या होंगे? बिल्कुल ही ज्यादा वीक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं इसमें करना चाहूं तो आप बताओ जरा, कंप्रेसिबल कौन है इनमें? कंप्रेसिबल, किसको कंप्रेस किया जा सकता है? बोलो बोलो, किसको कंप्रेस कर सकते हैं? सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको आप इसे प्रेस करो, कंप्रेस नहीं होगा। लिक्विड को कर सकते हैं थोड़ा बहुत, गैस को तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो ये कंप्रेसिबल बिल्कुल भी नहीं होता, दिस इज नॉट ए कंप्रेसिबल। ठीक है, ये मॉडरेटली कंप्रेसिबल होगा और ये हाईली कंप्रेसिबल। क्या होगा बोलिए? बिल्कुल हाईली कंप्रेसिबल होगा, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, थर्मल एनर्जी, ये चीज पूछता है, जरा इसको अच्छे से नोट करके लिख लेना। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल मतलब हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। बोलिए, किस स्टेट में, किस स्टेट के अंदर ज्यादा एनर्जी पाई जाएगी? सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, कि गैसेस के अंदर? इसको समझने के लिए आप सिंपल से एग्जांपल ले लो। वाटर है आपके पास, है ना। वाटर को हम फ्रीज में रख के उसका बर्फ करेंगे और उसका थोड़ा सा बॉइल करके उसके वेपर्स बनाएंगे, तो आपके पास वेपर वाटर है, लिक्विड है और सॉलिड है। तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? ऑब्वियसली किस में होगी? गैसेस में। और सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी किस में होती है? सॉलिड में क्या होती है? बहुत ज्यादा लो। इसमें क्या होती है? फिर से मॉडरेट। और गैसेस में क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये कुछ रहे प्रॉपर्टीज आपके। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस तरीके से डिस्टिंग्विशन होता है। एक और प्रॉपर्टी हम बता देते हैं लास्ट में, जाते जाते देख लो जरा। जैसे कि अगर मैं स्पेस की बात करूं, है ना, या हम अगर बात कर ले, एक मिनट, किसकी बात कर लेते हैं हम, या चलो इसकी बात कर लेते हैं, शेप की। स्पेस से पहले शेप की बात करते हैं। बोलो, किसका शेप होता है? सॉलिड का होता है, लिक्विड का होता है, कि गैस का होता है? मैटर में सॉलिड का होगा शेप, कि लिक्विड का होगा, कि गैस का होगा? तो शेप जो होता है, जनरली शेप भी आ गया यहाँ पे, शेप किसका होता है?
जनरली सॉलिड का देखो, इसका शेप सिलेंड्रिकल है, ये आपका देखो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। मेरा भी कुछ शेप है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन है। तो शेप होता है सॉलिड्स का। लिक्विड का शेप होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? आप उसको ग्लास में रखोगे तो ग्लास के जैसा, बोतल में रखोगे तो बोतल जैसा, और उसको अगर हम फर्श पे डाल देंगे तो वो फैलता जाएगा। तो उसका कोई ऐसा डेफिनाइट शेप बिल्कुल नहीं है। तो हम बोलेंगे सॉलिड का शेप होता है, तो हम बोलेंगे शेप जो होता है सॉलिड का कैसा होता है, डेफिनाइट, उसको डिफाइन कर सकते हैं हम। लिक्विड का नॉट डेफिनाइट। भाई अगर लिक्विड का शेप नहीं है तो सॉलिड और गैसियस स्टेट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉट डेफिनाइट शेप। तो इस तरीके से देखो, बेसिकली याद रखो, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है मतलब मैटर पढ़ना है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। मैटर के तीन स्टेट को, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है। दिखने में तो दिखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अगर हम उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि उनके अंदर प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, मॉडरेट होते हैं, वीक होते हैं। कंप्रेसिबल कौन होता सबसे ज्यादा? गैस होता। सबसे कम होता सॉलिड। थर्मल एनर्जी किसमें ज्यादा पाई जाती है बताइए? सॉलिड में बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी नहीं होती, जबकि गैसेस में बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है। जैसे कि शेप किसका होता है बोलो बेटा? सॉलिड्स का होता है, जबकि गैसेस का शेप नहीं होता। ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है हमें मैटर की। हमने तो क्लासिफाई कर दिया फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज। हम मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। याद रखो, मैटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैटर जो है यही बेसिकली आपका क्या है, केमिस्ट्री का पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? पूरा मैटर पढ़ना है। तो मैटर को अच्छे से समझ लो, क्लासिफिकेशन भी करेंगे हम इसकी बाद में। ठीक है। तो मैटर बेसिकली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या होती है मैटर की। किस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी? कोई भी मैटर की प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल। किस प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे? तो सबसे पहले देखो, ऐसी प्रॉपर्टीज विच कैन बी मीजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं, या नापने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। मतलब विदाउट चेंजिंग मैटर जिस प्रॉपर्टी को काउंट किया जा सकता है। जैसे मैंने इस पेन की लेंथ काउंट कर ली 15 सेंटीमीटर, ये अभी भी पेन का पेन ही रहेगा। बोर्ड की मैंने एरिया निकाल ली, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लिया, तो बोर्ड पे कोई असर होने वाला नहीं है उस चीज का। तो हम देखो, ये प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व कर ली, मेजर कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि एरिया निकालना हुआ, लेंथ निकालना हुआ, है ना। मैं अगर वॉल्यूम निकाल लू तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बोर्ड का मास अगर निकाल लू तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनको मीजर या ऑब्जर्व करने से, या मीजर ऑब्जर्व हम विदाउट चेंज कर सकते हैं। तो मैटर की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, मीजर कर लिया विदाउट एनी चेंज, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, और भी बहुत सारी है, हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये रही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? देखिए, हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में वैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी, उससे पहले एक बार जरा देख लीजिए ये मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं हम मैटर को? क्लासिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको इजीली स्टडी कर सकते। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर आपको दिखेगा कि मैटर जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, एक प्योर और एक इम्प्योर, मतलब मिक्सचर के फॉर्म में। आप देखिए आजू बाजू ज्यादातर मैटर आपको मिक्सचर के फॉर्म में दिखेगा। ये पेन मिक्सचर है, हर एक चीज मिक्सचर है। जैसे कि देखिए, एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर कैटेगरी में आते हैं, कंपाउंड्स प्योर कैटेगरी में आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो टाइप्स हुए मिक्सचर के आपके। ठीक, इस तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैटर की डेफिनेशन बोल दी मैंने, क्या है बोलिए जरा एक बार फटाफट। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग। ठीक, मैटर क्या है बोलिए जरा। मैटर इज ए एनीथिंग। ठीक है, मैटर इज ए एनीथिंग, कोई भी चीज। बस दो कंडीशन है, हैज स्पेस या हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसे मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसमें कुछ प्योर होगा, कुछ मिक्सचर होगा। प्योर में जैसे कि एलिमेंट्स है, जरा एलिमेंट्स के एग्जांपल बोलते हैं तो। ठीक है, एलिमेंट्स के एग्जांपल जैसे कि सोडियम हुआ, है ना, मैग्नीशियम, ये मेटल्स है। जैसे कि कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये नॉन मेटल्स है। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये क्या है आपके मेटलॉइड्स है। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्योर है बिल्कुल, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। ऐसे ही कंपाउंड्स के एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आप पाओगे वाटर एक कंपाउंड है जो कि एक से ज्यादा एलिमेंट से बना है। वाटर ले लो, शुगर ले लो, ये सारे क्या है बेटा? कंपाउंड्स है। लेकिन ये प्योर है। क्या है? प्योर है।
तो मैटर बेसिकली दो हिस्सों में आता है, एक प्योर मैटर, एक मिक्सचर मैटर जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर मैटर। तो प्योर में आपने एलिमेंट्स ले लिए, कंपाउंड्स ले लिए, इम्प्योर में इनको मिक्स करो, जैसे कि वाटर में शुगर मिला दिया तो बन गया मिक्सचर, है ना। वाटर में मैंने सैंड ऐड कर दी, रेती, ठीक है, तो उससे बन जाएगा मिक्सचर। तो उसमें फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैसे बोलेंगे? तो होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने का मतलब समझते हो? जैसे कि मैंने पानी में मिलाया शुगर, तो बिल्कुल आपको पानी और शुगर अलग अलग नहीं दिखेगा, एक जैसा दिखेगा थ्रू आउट, इसी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म दिखना। लेकिन वही अगर मैंने पानी के अंदर अगर सैंड मिला दी, क्या मिला दी? सैंड, तो आपको पता है जो सैंड है, जो रेती है, वो अलग दिखेगी पानी से। इस वजह से आपको दो फेज दिखेंगे, इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म। और ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोजीनियस। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन रही मैटर की। दो हिस्सों में हमने उसको तोड़ा, एक प्योर एक इम्प्योर, यानी मिक्सचर। प्योर में दो टाइप, एलिमेंट्स आपके कंपाउंड्स, और उसके बाद जो आपका मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस में बढ़ता है। जैसे कि आप नीचे डायग्राम देख लो, होमोजीनियस में थ्रू आउट सेम दिखना चाहिए, जैसे कि हेट्रोजीनियस में आप अलग अलग देखो, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ये बिल्कुल एलिमेंट्स है और ये आपके कंपाउंड है। देखो कंपाउंड जो बने हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, दो टाइप के एलिमेंट से बनता है कंपाउंड। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करने चाहे हम, तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने मैटर की क्लासिफिकेशन बीच में बता दी, हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था और मैंने बताया था व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है आपका, फिर अमाउंट ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। मैं बताना चाहता हूँ डिटेल में इसमें से पढ़ेंगे। मास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पीछा नहीं छोड़ेगा, आता रहेगा, तो इसको डिटेल में पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद टाइम को नहीं पढ़ना, हम टेम्परेचर को डिटेल में पढ़ लेंगे। किसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा? टेम्परेचर को डिटेल में पढ़ लेंगे। ये रहा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आप लोग जानते होंगे ना, व्हाट इज टेम्परेचर, सब पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को पढ़ना है। टेम्परेचर भी क्या है बोलिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो बिल्कुल हमारा टॉपिक है ये, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है केमिकल प्रॉपर्टी है, उससे पहले हम थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास को। किसको डिस्कस करेंगे बेटा? मास। तो हम हेडिंग लगाते हैं मास। मास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। प्रेजेंट बोलो या ना बोलो, लेकिन अमाउंट ऑफ मैटर जो होती है एग्जैक्टली उस अमाउंट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं मास। ठीक, तो मास क्या है बोलो बेटा? मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर। आप एक चीज बताना, मास का एसआई यूनिट क्या है? मास हम किस में काउंट करते? जनरली हम केजी में, ग्राम में काउंट करते, लेकिन केजी इसका एसआई यूनिट। और एक केजी में, ठीक है बताइए जरा, 1 केजी में कितने ग्राम होते बेटा? लगभग लगभग होते हैं 1000 ग्राम। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 1000 को कैसे? 1 kg इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो 1 kg में लगभग लगभग कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी मास, जो कि हम बोल रहे अमाउंट ऑफ मैटर है, जिसका यूनिट केजी है, और 1 kg में कितना होता है? लगभग लगभग 1000 ग्राम होता है, जिसको हम बाद में थोड़ा सा कन्वर्जन करना भी सीखेंगे। अभी सीख लेते हैं। देखो बोलो, अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई मैटर है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास 1 kg शुगर है। क्या है बोलो बेटा? 1 kg शुगर। तो मैं आपसे बोलूं, बताइए हाउ मेनी ग्राम शुगर्स आई हैव। कितनी ग्राम शुगर है मेरे पास? बोलो बेटा, कैसे करोगे? तो बिल्कुल सिंपल है, 1 kg में तो कितना होता है? 1000। तो सिंपली लिख दोगे आप, इसमें क्या लिख दोगे? 1000 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? कर लोगे इस तरीके से? तो आपको क्या करना है, मैं और कुछ थोड़े से एग्जांपल्स बताता हूं कन्वर्जन के। देखिए, फर्स्ट मेरे पास समझ लो कुछ 500 ग्राम मैटर है, कोई भी 500 ग्राम मान लो NaCl है, और मैं बोलूं बताइए कितना केजी है?
तो आपको ये कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो मैं सिखाता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखो आपको पता है 1 kg में कितना ग्राम है बेटा, 10 की पावर 3 ग्राम, है ना। एक में 1000 होता है और 1000 ग्राम में कितना होता है 1 kg, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ 10 की पावर 3 का है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, याद रखना और ऐसे ही करना है सॉल्व इसको। देखो अगर हम 1000 से केजी जा रहे, सॉरी ग्राम से केजी जा रहे, तो बिल्कुल आपको 10 की पावर-3 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, ग्राम के नंबर को 10 की पावर-3 से मल्टीप्लाई कर दो, केजी हो जाएगा। और अगर आप केजी से ग्राम जा रहे हैं तो आप केजी के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल 10 की पावर+3 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर का केस क्या है बताओ, ग्राम से जा रहे केजी, ग्राम से केजी जाने के लिए 10 की पावर-3 से मल्टीप्लाई होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, 500 को क्या कर दो, 500 इंटू 10 की पावर-3 हो गया आपका केजी। ठीक है, तो ये ग्राम था, ये क्या हो गया आपका केजी हो गया। इतना सिंपल होता है, इसको अच्छे से नोट करो। एक एग्जांपल ले लो इसका, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड एग्जांपल। मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास 2.13 ग्राम है और मैं बोल रहा हूं इसका कर दो केजी। कैसे करना है अभी बताया मैंने, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे बोलो फटाफट, ये जो भी वैल्यूज है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे 2.13, और बिल्कुल इसको 10 की पावर किससे, जैसे कि ग्राम से कहां जा रहे हैं केजी, ग्राम से केजी, देखो ग्राम से केजी जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर-3 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लो। हम बाकी की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।